हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक हैं और सेफ हैं अपने घरों में। और सेशन को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड एंड आई रियली वांट टू थैंक रामानुजम कॉलेज फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी that I am presenting such an important topic in front of you today, right, in faculty development program. So we are going to talk about patent, importance of patent in research methodology today. I'll be sharing the PPT and उससे हमें easy हो जाएगा समझना concept को, right? Okay. पेटेंट के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। We are going to talk about what is patent, पेटेंट होता क्या है, पेटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है या पर्पस क्या होता है, क्या 3 बेसिक टेस्ट है जो हमें क्वालिफाई करने हैं पेटेंट को लेने के लिए, पेटेंट ग्रांट करवाने के लिए, राइट। व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम पेटेंट नहीं करवा सकते, पेटेंट फाइलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पेटेंट वर्सेस रिसर्च पेपर पब्लिकेशन इन इंडिया। हम रिसर्चर्स एज ए रिसर्चर्स हम पेटेंट प्रेफर करते हैं या रिसर्च पेपर पब्लिकेशन प्रेफर करते हैं फॉर आवर रिसर्चेस एंड इन्वेंशंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए, पेटेंट को समझने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इस चीज को समझें। डे टू डे लाइफ में हम ये 3 वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट। हम बहुत जगह सुनते हैं ये, हम क्रिएटिव वर्ल्ड में इसको बहुत सुनते हैं, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस में, ट्रेड में, कॉमर्स में, बिजनेस में, राइट। हम ये 3 वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, लेकिन हम सबको ये लगता है कि ये 3 वर्ड्स ओवरलैपिंग है। इन 3 वर्ड्स को बहुत क्लोजली अगर आप देखें तो बहुत माइनर डिफरेंस है जो इन चीजों को डिफरेंशिएट करता है, लेकिन वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस इन इंटरचेंजेबल मैनर कि यस आई हैव कॉपीराइट ऑफ दिस, यहाँ मेरे पास इसका पेटेंट है, मेरे पास इसका ट्रेडमार्क है, लेकिन हमें एक्चुअली इनके मतलब नहीं पता। तो जब तक हम इनका डिफरेंस नहीं समझेंगे हम पेटेंट तक नहीं पहुंच सकते, राइट। तो अब हमें डिफरेंस देखना है सबसे पहले कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का फर्क क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। जब हम कॉपीराइट की बात करते हैं तो कॉपीराइट एक ऑटोमेटिक ग्रांट है जो हम अपने इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव वर्ल्ड में यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई लेक्चर लिखा है, आपने कोई पेंटिंग बनाई है, आपने कोई ड्रामा स्क्रिप्ट लिखा है, आपने कोई कोरियोग्राफी करी है, आप नहीं चाहते हो कि आपका वर्क कोई और यूज करे, राइट, या आपके वर्क पे किसी और का नाम है, तो आप उसको अपना कॉपीराइट दे देते हो कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है, ये टॉपिक आर्टिकल मैंने लिखा है, ये ब्लॉग मेरा है, दिस इज कॉपीराइट। ओके। जब हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो ट्रेडमार्क एक ऐसा ग्रांट है जो हमारे ब्रांड को या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को या हमारे काम को व्हाटसोएवर डिफरेंशिएट करता है औरों से, in a form of logo, in a form of mark, in a form of slogan, right? अब अगर मैं ये एग्जांपल लूं मैकडॉनल्ड्स का, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा मैकडॉनल्ड्स का जो सिंबल है वो ऐसे एम करके बना होता है और ऊपर छोटा सा टी मार्क होता है, उसका मतलब होता है ट्रेडमार्क। ठीक है। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो बर्गर एज अ कुजीन सेल करते हैं, ठीक है। एक मैकडॉनल्ड्स है, एक केएफसी है, एक बर्गर किंग है, एक बर्गर सिंह है, बहुत सारे हैं। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन दूसरे, कौन सा कंपनी दूसरे से अलग है? थ्रू ट्रेडमार्क। उनके स्लोगन्स अलग है, उनके लोगोज अलग है। किसी ने एम लिखा है, किसी ने बर्गर का लोगो दिया है, किसी ने एक कैरेक्टर का लोगो दिया है, तो ये ट्रेडमार्क है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आए। फिर आता है पेटेंट। पेटेंट एक लीगल ग्रांट है, ओके, जो आपको आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है।
अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कॉपीराइट जो है वो है आपके एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज को होल्ड करने के लिए, और पेटेंट जो है वो आपके आइडिया को ही प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंस समझने के बाद कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, अब हम चलते हैं पेटेंट की तरफ, जो आज का हमारा मेन क्रक्स है सेशन का। राइट, व्हाट इज पेटेंट? A patent is a right granted to the inventor that prevents others from making, using, selling, importing the invention without his or her permission. अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पेटेंट एक राइट है जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक इन्वेंटर की क्रिएशन, एक क्रिएटर की क्रिएशन को प्रोटेक्ट करता है। हमारी इन्वेंशन को बिना हमारी परमिशन के कोई भी यूज नहीं कर सकता, कोई भी सेल नहीं कर सकता, कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता और उसकी डुप्लीकेसी नहीं कर सकता। इजी लैंग्वेज में कोई भी उसकी चीटिंग नहीं कर सकता या चोरी नहीं कर सकता। दिस इज व्हाई वी यूज पेटेंट। ठीक है, पेटेंट बहुत तरह के हो सकते हैं। प्रोडक्ट पेटेंट हो सकता है, प्रोसेस पेटेंट हो सकता है, कोई मॉडल डेवलपमेंट हो सकता है, टूल डेवलपमेंट हो सकता है, स्केल डेवलपमेंट हो सकता है, इंटरवेंशन हो सकता है। लेकिन पेटेंट होने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि वो किसी ना किसी फॉर्म में, टेक्निकल फॉर्म में या साइंटिफिक फॉर्म में सोसाइटी, कम्युनिटी या फिर हमारी पूरी कंट्री के लिए बेसिकली किसी ना किसी प्रकार का सोल्यूशन लेकर आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग एक इंटरवेंशन बना रही हूँ मैं डिप्रेशन के लिए, एक थेरेपी डिजाइन करी मैंने डिप्रेशन के लिए। पहली बार मैंने एक थेरेपी ली है जो आज तक मैंने नहीं देखी थी बुक्स में। अब उसका मेन बेस क्या है कि वो एक सोल्यूशन की तरह आए डिप्रेशन एज अ प्रॉब्लम के लिए, तो मैं अपनी सोसाइटी को किसी फॉर्म में सर्व कर रही हूँ, तो मैं उसको पेटेंट करा सकती हूँ कि ये मैंने लिखी है थेरेपी, दिस थेरेपी इज रिटन बाय मी, सो आई कैन स्टिल गेट इट पेटेंट, मैं उसको पेटेंट करा सकती हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। Word patent has been referred from Latin word patrior, which means to lay open. ठीक है, पेटेंट एक लेटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है टू ले ओपन, मतलब पब्लिक की इंस्पेक्शन के लिए ओपन, ओपन एंड अवेलेबल फॉर द पब्लिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेटेंट बहुत तरह के हो सकते हैं। अ न्यू इन्वेंशन ऑफ प्रोडक्ट या प्रोसेस, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, कोई साइंटिफिक मॉडल हो सकता है, कोई डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल, क्वालिटेटिव मॉडल हो सकता है बेसिक इन सोशल साइंसेस, कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है सिस्टम या आइटम में, न्यू मॉडल डेवलपमेंट, न्यू आइटम्स, न्यू इम्प्रूव्ड प्रोसेसेस, इट कुड बी एनीथिंग बट इट शुड बी यूनिक, वो एकदम अलग होना चाहिए। ठीक है, उसे हम पेटेंट कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेटेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट से हमें ग्रांट किया जाता है, जिससे इन्वेंटर का काम और उसका क्रिएशन एक्सक्लूसिव रहता है और उसके राइट्स इन्वेंटर के पास ही रहते हैं, एंड ओनली द इन्वेंटर ऑफ दैट इन्वेंशन कैन यूज इट, कैन सेल इट एंड कैन मेक इट, लेकिन फॉर ओनली अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ही हमें पेटेंट दिया जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि अगर मैंने गवर्नमेंट से एक लीगल डॉक्यूमेंट लिया है पेटेंट का तो वो मेरे पास लाइफ टाइम है, नहीं, उसका एक टाइम पीरियड होता है, दैट इज 20 ईयर्स। बहुत तरह के पेटेंट होते हैं जो 10 ईयर्स और 15 ईयर्स के लिए मिलते हैं एंड हमें उनको +5 या +10 ईयर्स के लिए रिन्यू करवाना पड़ता है, बट मैक्सिमम आपको वो सिर्फ 20 ईयर्स के लिए ही मिलता है। राइट, और आपको जो पेटेंट दिया जाता है, ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो पेटेंट दिया जाएगा वो आपका जो भी इन्वेंशन है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रीवियसली इन्वेंटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डिप्रेशन के लिए कोई थेरेपी डेवलप करी है और
मैंने उस थेरेपी को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से ही निकाला है, मैं उसको दोबारा से इन्वेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्वेंटेड थेरेपी में से उसको रीडिजाइन किया है, तो दैट वुड ऑल्सो काउंट एज चीटिंग। मुझे एकदम प्योर थेरेपी डिजाइन करनी है। अगर मैं एक स्केल या टूल डेवलपमेंट करती हूँ सोशल इंटेलिजेंस पर, तो मैं कोई भी पुराने सोशल इंटेलिजेंस के स्केल को रेफर नहीं कर सकती। आई हैव टू बी कम्प्लीटली न्यू, मुझे बिल्कुल नया तरीके से एक स्केल डेवलप करना है, जिसके लिए मुझे पेटेंट चाहिए, राइट? ओके, सो ये थी हमारी डेफिनेशन और हमारी अंडरस्टैंडिंग कि पेटेंट होता क्या है in any field, okay, whether it be research and technology, research and methodology, sorry, research and development, or sciences, or science or technology, or commerce, or anything, patent remains the same for every domain. ठीक है, पेटेंट सबके लिए सेम रहता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर आता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, राइट? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लीगल राइट्स है जो प्रोटेक्ट करते हैं क्रिएटर के इन्वेंशंस को फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। ओके, अगेन द सेम थिंग जो मैंने आपको बताया था, पेटेंट का असली मतलब कि प्रोटेक्शन करना इन्वेंटर के इन्वेंशन को, उसी का हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। ठीक है, अभी हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड योर पेटेंट, ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में आती है, राइट? इंडिया में द लॉ रिलेटिंग टू पेटेंट इन इंडिया वाज गवर्न्ड बाय इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। Recently, 4th December 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अमेंडमेंट ड्राफ्ट रिलीज किया था फॉर द पेटेंट एक्ट, ओके, on the basis of international applications and advancements in research and technology. Advancements, international standards और applications को देखते हुए बहुत सारे amendments के लिए draft ready किया गया था। Okay, the patent granted under the act are operative in whole of India. ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आप जो पेटेंट अपनी कंट्री से लेते हैं वो होल ऑफ द इंडिया में एप्लीकेबल होता है। आप इंडिया में कहीं पे भी अपने इन्वेंशन को पेटेंट कराएंगे वो आपको ऑल ओवर द इंडिया आपका एप्लीकेबल रहेगा, बट वो इंटरनेशनली एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ठीक है, उसके लिए आपको इंटरनेशनल पेटेंट करवाना जरूरी है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इंडिया में पेटेंट की कोई चीज आपकी बाहर भी पेटेंट कहलाएगी नहीं। ऑलराइट, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है रिसर्च में। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी भी सोचते हैं अपनी रिसर्च को पेटेंट कराने के लिए, तो अगर आपको बेसिक्स नहीं पता होंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस से निकलना पड़ेगा और आप बहुत ज्यादा गलतियां भी कर सकते हैं, राइट? आपका एक स्टेप मिस होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। इसीलिए पहले समझने से पहले कि पेटेंट करते कैसे हैं, हमें ये जानना जरूरी है कि पेटेंट का मतलब क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? ओके, तो अब तो हमने मतलब समझ लिया कि पेटेंट होता क्या है, राइट? और इंडियन पेटेंट एक्ट क्या है और वो किसके अंडर आता है एंड ऑल ऑफ दैट। अब हमें ये देखना है कि पेटेंट का पर्पस क्या है। पेटेंट का पर्पस भी उसकी डेफिनेशन में से ही निकल कर आया है, राइट? प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी ऑफ द क्रिएटर। बार बार मैं आपको यही चीज बता रही हूँ, पेटेंट का क्रक्स ही यही है कि क्रिएटर की क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करना। आपने जिस रिसर्च पे, जिस मॉडल पे, जिस टूल पे या फिर एक इन्वेंशन पे इतनी मेहनत करी है, अपनी क्रिएटिविटी लगाई है, तो आप भी चाहेंगे कि उसको कोई चोरी ना कर ले, उसकी कोई डुप्लीकेसी ना करे, उसका कोई उसको आपके बिना परमिशन के सेल ना करे या फिर पब्लिक डोमेन में शोकेस ना करे। तो इसीलिए आपको उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और मेन ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट द क्रिएटिविटी ऑफ द न्यू क्रिएटर हो गया।
साइंटिफिक एंड रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए भी पेटेंट कराना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने काम को पेटेंट नहीं कराएंगे, आप अपनी कंट्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ वुड द इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम्स वुड नो कि आपकी कंट्री में भी कितने अच्छे अच्छे रिसर्चर्स हैं और उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है, राइट? अगर आप कोई मॉडल बना रहे हैं तो आप कैसे दिखाएंगे उसको इंटरनेशनल सर्कल में? जब तक आप पेटेंट नहीं कराएंगे, आप अपनी कंट्री को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है? टू प्रोवाइड द एक्सक्लूसिव राइट टू इन्वेंशन एंड अफोर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज, गलत काम से उसको बचाने के लिए आप उसका इन्वेंशन पेटेंट करवाएंगे, ठीक है? अगर मैंने आज कोई मॉडल डेवलप करा, साइकोलॉजी का मैंने मॉडल डेवलप किया सोशल इंटेलिजेंस पे, ठीक है? अब मेरे मॉडल का कोई मिसयूज ना हो, बिना मेरी परमिशन के वो मॉडल आगे जाके यूज ना हो, या कोई और ऑथर उसको मेरे नाम से हटाकर अपने नाम पे लेकर सेल ना कर दे, उसके लिए मुझे अपने काम को पेटेंट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये कुछ बेसिक इजी पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स है पेटेंट। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तो हमने बात करी ऑब्जेक्टिव्स की या पर्पस की पेटेंट की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि हाँ मुझे अपना रिसर्च या अपना मॉडल व्हाटएवर पब्लिश करवाना है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? रिसर्च को शुरू करने से पहले आपको डिसाइड करना है कि क्या आप अपने काम को पेटेंट कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। अगर आप उसे पेटेंट कराना चाहते हैं तो आपको अपनी रिसर्च को 3 बेसिक टेस्ट से क्वालिफाई करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ये एक आपका एग्जाम है, अगर आपने इसको क्लियर कर लिया, आप पेटेंट भी ग्रांट करवा सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट, नोवेलिटी। इन्वेंशन शुड नॉट हैव बीन पब्लिश्ड इन इंडिया और एल्सवेयर। जो भी आपका इन्वेंशन है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, वो कहीं और पब्लिश्ड होनी नहीं चाहिए, ठीक है? उससे रिलेटेड भी कुछ नहीं होना चाहिए एल्सवेयर। रिलेटेड एज इन कि आपने उसको बस मोल्ड करा और उसका रेप्लिका बना दिया, ये भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटली न्यू। इट शुड नॉट बी इन प्रायर पब्लिक नॉलेज, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई इन्वेंशन करा, आपने रिसर्च पेपर लिखा, आपने उसको पब्लिश कर दिया या आपने उसका एब्स्ट्रैक्ट भी अपलोड कर दिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब मुझे इसका पेटेंट कराना है। नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी प्रायर पब्लिक नॉलेज में आ चुका है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। हाँ, एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने अपने रिसर्च पेपर को पेपर प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस या किसी सेमिनार में या कहीं पे भी किया है जहां आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट को, थीसिस को या किसी भी चीज को शोकेस किया है, तो विद इन 12 मंथ्स ऑफ टाइम स्पैन आप उसको पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आफ्टर 12 मंथ्स वो एप्लीकेबिलिटी भी हट जाएगी, ठीक है? इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। विद इन 12 मंथ अगर आपने उसको कभी भी कहीं प्रेजेंट किया है एज अ पेपर या एज अ पोस्टर और व्हाटएवर, ठीक है? ये आपका पहला टेस्ट है। अगर आप अपने पहले टेस्ट से क्लियर हो गए हैं, अब आप जंप करेंगे अपने सेकंड टेस्ट पे, दैट इज इन्वेंटिव स्टेप। इन्वेंटिव स्टेप इज कि वो नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। जो भी आपका इन्वेंशन है, दैट शुड नॉट बी लॉजिकली या प्लेनली नोन टू अदर्स, ठीक है? अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक मॉडल बना रही हूँ कि जिनका IQ एवरेज से अबव होता है, अबव IQ होता है, अबव एवरेज IQ होता है, वो लोग ज्यादा अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो थोड़ा सा ऑब्वियस है, इट इज लॉजिकल। A person with higher level of intelligence or above average intelligence would be a little more creative, ठीक है? थोड़ा सा प्लेनली लॉजिकल है ये, तो ये भी नहीं होना चाहिए। यू शुड कम आउट विथ डिफरेंट फैक्टर्स, नॉन ऑब्वियस चीजें होनी चाहिए, ठीक है? अब अगर मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रही हूँ, अगर मैं एंजाइटी पे काम कर रही हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा
लेकर आना है सामने इन्वेंशन, ऐसा क्रिएशन जो लोगों को नहीं पता। लोगों को पता है एंजाइटी क्या होती है, उसको ट्रीट कैसे करते हैं, हर चीज पता है सबको, है ना। लेकिन हमें कुछ ऐसा लेके आना है जो डिफरेंट है, इन्वेंटिव स्टेप जो नॉन ऑब्वियस है, जिसका प्लेनली या लॉजिकल रीजनिंग लोगों को ऑलरेडी नहीं पता। जब आपने ये दोनों टेस्ट क्लियर कर लिए, यू कम टू द थर्ड फैक्टर, केपेबल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो हम हर बार रिसर्च करने से पहले कहते हैं कि हमारी रिसर्च तब अच्छी कहलाएगी व्हेन इट विल बी एप्लीकेबल, जब वो एप्लीकेबल होगी, उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस होंगे, हम उसके रिसर्च गैप्स को पकड़ सकेंगे और उस पर बेटर काम करेंगे, राइट। वो कहीं काम आएगी कम्युनिटी या सोसाइटी में, तभी वो अच्छी रिसर्च कहलाएगी। सो एप्लीकेबल फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो चाहे आप कोई मॉडल डेवलप करें, अगेन आप कोई इंटरवेंशन बनाएं या आप कोई इन्वेंशन करें, वो हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी के लिए यूजफुल होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्री उसको यूज कर सके तभी वो पेटेंट होगी। अगर वो एक ऐसा इन्वेंशन है जो किसी के काम नहीं आ सकता, आपको पेटेंट ग्रांट नहीं होगा, राइट। अगर मैं एक रिसर्च कर लूं टू सी अ कोरिलेशन और टू सी अ डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, उसका अगर मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा, मेरी सोसाइटी को कोई फायदा नहीं मिल रहा, मेरी कम्युनिटी को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, मुझे उसके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। पेटेंट आपको तब मिलेगा जब आप कोई हैवी क्रिएटिविटी या अच्छी इन्वेंशन करोगे जो ऑन अ लार्जर स्केल पॉपुलेशन को हेल्प कर सकती है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बेसिक टेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं, अगेन यही इसमें मेंशन है पीपीटी स्लाइड में। सबसे पहले नोवेलिटी की डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन से पहले, जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर रहे हो, आपको ध्यान देना है कि फाइलिंग से पहले कहीं पे भी ओरली, राइटिंग फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में, किसी भी प्रकार में पब्लिक डोमेन में आपकी नॉलेज, आपका एक्सप्रेशन या आपका इन्वेंशन नहीं आया है, और अगर आया है तो विद इन 12 मंथ्स ऑफ टाइम स्पैन में होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, हमने क्या किया, नॉन ऑब्वियस फैक्टर्स होने चाहिए, ओके। एंड थर्ड, एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए। अगेन मैंने आपको ये बता ही दिया था, द पेटेंट हैज टू बी लिमिटेड फॉर 20 इयर्स ओनली। सारा पेटेंट, जो भी पेटेंट हमें मिलता है वो 20 इयर्स के लिए ही मिलता है। कुछ पेटेंट ऐसे होते हैं जो 10 इयर्स या 15 इयर्स के लिए मिलते हैं, हम उसको +5 या +10 करके करा सकते हैं ग्रांट, अगर वो उसके क्राइटेरिया में है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और पेटेंट आपका जिस कंट्री में ग्रांट हुआ है वो ऑल ओवर द कंट्री, होल कंट्री में एप्लीकेबल होगा, ओके। अब क्योंकि आपने ये चीज समझ ली है कि पेटेंट क्या है और हमें पेटेंट कराने के लिए किन स्टेप से निकलना जरूरी है, तो सबसे पहले ये भी समझे कि व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया में काफी लंबी लिस्ट दी है, अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी पेटेंटेबल इन इंडिया, ठीक है। चाहे आप नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियस और एप्लीकेबिलिटी तीनों टेस्ट को क्लियर कर ले, आपका इन्वेंशन इन तीनों टेस्ट को क्लियर कर रहा है, लेकिन तब भी कुछ ऐसे इन्वेंशंस है जो सेक्शन 3 और 4 के अंडर लिस्ट किए गए हैं जिनको पेटेंट नहीं मिलता। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, आप इंटरनेट पे उसको एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ इन्वेंशंस को मेंशन करा है स्लाइड्स में। सबसे पहला, अगर वो इन्वेंशन या क्रिएटिविटी किसी भी फॉर्म में सीरियस प्रेजुडिस ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट लाइफ, हेल्थ या एनवायरनमेंट को कॉज कर रही है, हार्म कर रही है, तो वो इन्वेंशन को पेटेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक गैम्बलिंग मशीन बना देती हूँ, ठीक है, मुझे पता है वो ह्यूमंस को हार्म कर रही है, ठीक है, हम उसका मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियली नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, सोशली नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। गैम्बलिंग मशीन इज अ रॉन्ग थिंग टू इन्वेंट, तो मुझे उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। सेकेंड, अगर हमने किसी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट की इन नेचर डिस्कवरी की है, तो उसका पेटेंट एक इंडिविजुअल को नहीं मिल सकता। अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ अ नोन डिवाइस और पेपर और एनीथिंग, हमें उसका भी पेटेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 1982 में एक
एक्सपेरिमेंट किया था सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है। मैं अगर आज उसका रेप्लिकेशन करूं या डुप्लीकेशन करूं और कहूं कि ये रिसर्च मैंने करी है लेटेस्ट इन 2021 और इसको मैं पेटेंट कराना चाहती हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आई एम चीटिंग ऑलरेडी। मैं किसी का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी चीट कर रही हूँ, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, राइट। एनी प्रोसेस फॉर मेडिकल, सर्जिकल, डायग्नोस्टिक या थेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो भी हम पेटेंट नहीं करा सकते। अगर मैंने कोई नई सर्जिकल टेक्निक डेवलप करी है, कोई डायग्नोसिस, नई बीमारी ढूंढी है कि ऐसी कोई एक रेयर बीमारी पता चली है और आपने उस पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च भी करी है, तब भी आप उसको अपने नाम पे पेटेंट नहीं करवा सकते। अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और पार्ट अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई सीड या बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आपको पता चला है, आप वो भी पेटेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। यूएस की क्राइटेरियाज, यूएस लॉ क्राइटेरियाज पेटेंट एक्ट के बहुत सिमिलर है इंडियन एक्ट के, लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि बुक्स, मूवीज, कोई भी आर्ट वर्क, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क को आप पेटेंट नहीं करवा सकते हो, उसके लिए हम कॉपीराइट लेते हैं। मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप कोई आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं, आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, ड्रामा बना रहे हैं, स्क्रिप्ट डिजाइन कर रहे हैं, कोई कोरियोग्राफी कर रहे हैं, तो आप उसका कॉपीराइट ले सकते हैं, पेटेंट नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये था कि क्या चीजें हमारी पेटेंटेबल नहीं है। ये मैंने बहुत ही कम पॉइंट्स इस पीपीटी में डाले हैं आपको बस आइडिया देने के लिए, बिकॉज वी लैक टाइम ऑल्सो। तो आप इस बारे में जरूर पढ़िए। आप इंटरनेट पे जाके अगर आप सर्च करेंगे व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल, आपको लिस्ट मिल जाएगी इन इंडिया, पूरा एक्ट के अंदर आपको लिस्ट में मेंशन मिलेगा। तो जब भी आप कभी सोचें, राइट, कि आपको कुछ इन्वेंशन करना है, कुछ क्रिएट करना है, तो बिफोर थिंकिंग अबाउट पेटेंट आपको जरूर लिस्ट पढ़नी चाहिए दैट व्हाट ऑल इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट, पेटेंट फाइलिंग प्रोसीजर इन इंडिया। बहुत लंबा, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आपको कुछ भी पेटेंट कराना है तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है इसमें, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस है। तो हम इसको क्विकली एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि ये कैसे होता है। यू शुड हैव एन आइडिया कि अगर कभी हमें पेटेंट कराना है तो कैसे कराएंगे, राइट। स्टार्टिंग विथ फाइलिंग एन एप्लीकेशन। आप कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी के लिए ऑप्ट करते हो, कोई भी गवर्नमेंट एरिया में जाते हो, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी होती है, एप्लीकेशन भरनी होती है, चाहे आप बेसिक से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही क्यों ना जाए, राइट। तो सबसे पहला स्टेप होगा फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को सीक्रेट रखा जाता है जब तक वो एप्लीकेशन पब्लिश नहीं हो जाती है पब्लिकली, ठीक है। इस प्रोसेस में पब्लिकेशन, फाइलिंग से लेकर पब्लिकेशन तक के प्रोसेस में 18 मंथ्स लग सकते हैं, लगते ही हैं, राइट। यूजुअली 19th मंथ तक जाकर आपका पब्लिकेशन जो है वो प्री ग्रांट ऑपोजिशन से निकलता है। अगर आप ये फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए मेंशन है प्री ग्रांट ऑपोजिशन, ठीक है। आपको प्री ग्रांट ऑपोजिशन आता है जिसमें यू हैव टू डिफेंड अपना इन्वेंशन। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी इनिशियल प्रोसीजर्स होते हैं आपको वो कंप्लीट करने होते हैं, जो भी प्रूफ्स आपको सबमिट करने हैं वो आप सबमिट करते हैं हियरिंग में। उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। अगर तो वो रिफ्यूज कर दिया गया तो मतलब आपका स्टेप 1 में ही यू आर जस्ट यू हैव बीन रिफ्यूज्ड और आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको पेटेंट, आपका अगर आपकी हियरिंग के बाद डिसीजन पॉजिटिव जाता है और आपको ग्रांट मिलता है तो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन, फर्दर एग्जामिनेशन में अगेन आपको और ज्यादा अपने काम को डिफेंड करना है, एप्लीकेबिलिटी समझानी है। जो 3 टेस्ट हमने स्टार्टिंग में रन किए थे, नोवेलिटी, नॉन ऑब्वियस एंड एप्लीकेबिलिटी, उसको और बेटर तरीके से आपको उसको डिफेंड करना है। अगेन आपकी हियरिंग होगी, ठीक है, हायर अथॉरिटी पे। आप ये कह सकते हैं 1 on 1 यू गोइंग अप एंड अप, ठीक है। और ज्यादा आगे जाके आपकी डिसीजन होगा। अगर वो रिफ्यूज हो गया, यू आर नॉट गेटिंग द पेटेंट।
अगर वो रिफ्यूज नहीं हुआ है इट वुड बी ग्रांटेड। ठीक है, प्री ग्रांट ऑपोजिशन से लेकर फर्दर एग्जामिनेशन तक 48 मंथ्स का टाइम लगता है। ठीक है, इस 48 मंथ्स में यू हैव टू बी रियली पेशेंट एंड यू हैव टू प्रिपेयर कि यू हैव टू गेट द ग्रांट। उसके बाद जब आपको ग्रांट मिल जाता है, ग्रांट का आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, तो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन में 1 हफ्ते से 10 दिन लगता है एंड देन यू रिसीव द ग्रांट एट होम। और अगर तब भी कोई ओपोनेंट सामने आता है या फिर कोई क्वेश्चनिंग आती है, यू हैव टू सी यूर आंसर एबल टू इट और नॉट, फिर वो रिफ्यूज या ग्रांट होता है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं। सबसे या ऑल्सो जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसमें आपको अपने इन्वेंशन का पूरा डिटेल सबमिट करना होता है। योर एब्स्ट्रैक्ट, योर थीसिस, आप क्यों करना चाह रहे हैं, उसका रैशनल क्या है, उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या है, रिसर्च गैप्स क्या है, आप इसी टॉपिक पे क्यों काम कर रहे हैं, यही इन्वेंशन आपने क्यों लिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फाइलिंग भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसीलिए उसमें 18 मंथ्स का टाइम लग जाता है। ठीक है, वैसे ही बहुत लंबा, आप देख समझ ही गए होंगे कितना लंबा प्रोसेस है, लेकिन मैंने आपको क्विकली एक क्रक्स दे दिया कि फाइलिंग होती कैसे है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, आप पीपीटी में देख सकते हैं कि जब आपको पेटेंट मिल जाता है तो ये पेटेंट सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ओके, ये आपका सर्टिफिकेट है। डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेंशन 10 इयर्स, 15 इयर्स या 20 इयर्स के लिए मैक्सिमम 98% जितने भी हमारे को ग्रांट मिलते हैं पेटेंट, वो 20 इयर्स वाले ही होते हैं। तो ये 20 इयर्स के लिए आपको ऐसे पेटेंट सर्टिफिकेट मिल जाता है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, सो ये था हमारा एक एग्जाम्पल कि पेटेंट का सर्टिफिकेट दिखता कैसा है। Next and the last topic for today is patent versus research paper publication in India. बहुत ही ज़्यादा important topic. Almost all the researchers right now would be in dilemma. Then why do we get our papers published अगर हमें patent ही करवाना होता है तो, या जो publication से काम चल जाता है तो हम patent क्यों करवाएं? Hundreds of questions comes in our mind when we compare patent and publication, especially in India. Okay, first of all, I told you filing a patent is a complex legal process. बहुत लंबा चौड़ा expensive legal process है। ठीक है, after filing a patent application एक बहुत significant amount of time लगता है patent को grant होने में या फिर deny होने में। Okay, you require a lot of money, a lot of patience, a lot of hard work to go through पूरा patent का process. Most of the theoretical models of research and development, assume that successful inventors will patent their inventions, but in practice it is not the case. हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत अमेजिंग थियोरेटिकल मॉडल्स, बहुत ब्यूटीफुल इन्वेंशंस लेके आया है तो वो अपने काम को पेटेंट करवाएगा, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता। वो काम भी हमें पब्लिकेशन में ही दिखता है। क्यों? Because nobody wants to go through such long efforts of obtaining a patent. ठीक है, publication में the research और publishing the research or publicly disclosing it before filing a patent can severely limit the patentability. एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए, अगर आप पेटेंट कराने से पहले अपने काम को पब्लिकली शोकेस कर देते हो या पब्लिक डोमेन में दिखा देते हो, यू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग इट पेटेंट। आप चांसेस लिमिट कर देते हो कि आप उसको फॉरेन या इंडियन पेटेंट दे सकते हैं। लेकिन इफ यू वेट और आप प्रॉपर पेटेंट प्रोसेस कंप्लीट करके उसको पब्लिश करें या फिर पब्लिक डोमेन में शोकेस करें इन एनी फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट थीसिस, प्रेजेंटेशन, कुछ भी, वो आपको बिल्कुल हार्म नहीं करेगा, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी को भी कंस्ट्रेन नहीं करेगा, राइट? सो ये वाइस वर्सा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
कि पेटेंट कराने से पहले अगर आप उसको पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी पेटेंट होने से। पेटेंट कराने के बाद पब्लिक डोमेन में लेके आएंगे, आपको कोई हार्म नहीं होगा एंड आपका काम सेफ, सिक्योर और अनऑथराइज्ड होने से बचेगा। ठीक है। Now, why researchers prefer publication over patent? मैंने आपको बताया सबसे बड़ी चीज lack of awareness about the procedure। आधे लोगों को पता ही नहीं होता, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट में। ठीक है, और हमारे मन में माइंडसेट होता है कि पब्लिश तो होना ही है, तो पेटेंट के चक्कर में क्यों पड़े, राइट। पेटेंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज कंपेयर टू पब्लिकेशन। टाइम कंज्यूमिंग है, पहले 12 महीने, फिर 48 मंथ्स, फिर अगेन 12 मंथ्स, फिर 5 मंथ्स। सो see how long it is. Second, economic cost, legal fees देना, हर स्टेप पे आपको फीस देनी है, एप्लीकेशन की फीस देनी है, एग्जामिनेशन की फीस देनी है, प्री ओपोनेंट ग्रांट की फीस देनी है, फाइनल फीस देनी है। सो इट इज वेरी कॉस्टली। और हम कोशिश करते हैं कि हम फ्री एक्सेस जर्नल्स या फिर नॉन पेड जर्नल्स में, अच्छे जर्नल्स में अपने पेपर्स को पब्लिश करें, राइट। Lastly, university or research institutions where research work do not have licensing department or IP cell, वहां पे पेटेंट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यूजुअली हमारा माइंडसेट है कि हमें यूजीसी में पेपर पब्लिश करना है, स्कोपस में करना है, वेब ऑफ साइंसेस में करना है, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में ही पब्लिश करना है, लेकिन कभी हम पेटेंट पे ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज के बाद पास पेटेंट की और जितनी भी आईपी सेल है, इसकी फैसिलिटीज और राइट्स नहीं होते, तो हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता, इसीलिए हमारा काम पेटेंट नहीं हो पाता। तो मेक श्योर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हैं, आपका जो भी गाइड है, सुपरवाइजर है, आप उनसे बात करें कि आपके इंस्टीट्यूशन में पेटेंट की फैसिलिटीज है कि नहीं, लीगल लाइसेंसिंग है कि नहीं, और अगर नहीं है तो ऐसा कोई आपको वो सुपरवाइजर हेल्प बता सके जिनके पास जाके आप हेल्प ले सके, पूरा प्रोसेस समझ सके और अपने काम को पेटेंट करवा सके। लास्टली, कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं होता पेटेंट फाइल कराने का। पब्लिकेशन और पेटेंट की इंडिया में ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यू ही है, इसीलिए लोग पेटेंट के झंझट में नहीं पड़ते, दे प्रेफर पब्लिशिंग अ पेपर ओनली। ठीक है, all right, so this was all about what is patent. Lastly, I want to conclude with on a very simple note. जैसे हम अपनी रिसर्च को ब्यूटीफुल और ऑथेंटिक बनाने के लिए, प्लेजरिज्म फ्री बनाने के लिए उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, वी मेक श्योर कि हम बहुत ब्यूटीफुली उसको कंक्लूड करें, हम बहुत अच्छे से उसका डिस्कशन और रिजल्ट्स मेंशन करें, स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसका, हमारा मेंशन हमें प्रूव करना है कि हमें क्या करना है, ताकि हम उसको अच्छे जर्नल में पब्लिश कर पाए। यही हमारा मोटो होता है पेपर लिखने का, कि टाइटल भी इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि पब्लिशर उसको मना ना कर सके, राइट। यही करते हैं। इसी तरह हमें अगर पेटेंट चाहिए, अगेन हमें 3 टेस्ट से निकलना जरूरी है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। नोवेलिटी होनी चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए और एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें होंगी तो आपको पेटेंट लेने से भी कोई नहीं रोक सकता, until and unless it comes under a non patentable act। ठीक है, so this was all about what is patent in research methodology and its importance. I hope आप लोगों को मेरा सेशन समझ आया होगा and it had some value. Okay, thank you so much everybody, it was amazing taking session here, and once again I thank Ramanujam College for giving me this wonderful opportunity. Take care and all the best everybody. Thank you.